नमस्कार, मनोज तिवारी टॉक शो में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ प्रयागराज के समाजवादी पार्टी के चर्चित नेता दूधनाथ पटेल जी हैं। दूधनाथ पटेल चार बार जिला पंचायत सदस्य रहे और लोगों में अपनी विशेष पकड़ रखते हैं। समाजवादी पार्टी नेता दूधनाथ पटेल से आइए हम उनके राजनीतिक अनुभव के बारे में बात करते हैं। पटेल जी, हमारे टॉक शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आपका तो बड़ा राजनीतिक अनुभव रहा है। पहले आप बसपा में थे, फिर आप सपा में हैं। बसपा और सपा में आपको फर्क है? नहीं, बहुत फर्क मैं महसूस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी में जिस विचारधारा को लेकर हम काम कर रहे हैं, लगभग वही विचारधारा हम समाजवादी पार्टी में भी महसूस करते हैं। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कि जो विचार रहे हैं इस देश के लिए, समाज के लिए, उसी विचारों पर हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं। और बड़े गर्व के साथ बहुजन समाज पार्टी में बाबा साहब अम्बेडकर की बात सार्वजनिक रूप से हम लोग किया करते थे, और आज समाजवादी पार्टी में भी बाबा साहब अम्बेडकर की सार्वजनिक रूप से हम लोग बात करते हैं और बड़े सहर्ष से लोग उसको स्वीकार करते हैं। मेरे ये कहने का मतलब है, समाजवादी पार्टी राजनीति करने के लिए ज्यादा सरल है या बहुजन समाज पार्टी ज्यादा सरल थी? नहीं, राजनीति में तो प्लेटफार्म होते हैं अपना, लेकिन काम करने के लिए और कार्यकर्ता को आगे बढ़ने के लिए समाजवादी पार्टी का प्लेटफार्म कुछ ज्यादा बेहतर है इसमें। तो बसपा से ज्यादा बेहतर आपको सपा लग रही है। दूधनाथ पटेल के बारे में कहा जाता है कि वो जनता में आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। आप 4 बार जो जिला पंचायत सदस्य रहे, इस दौरान आपको मौका नहीं लगा जिला पंचायत अध्यक्ष बनने का, आपने तैयारी नहीं किया। कहा जाता है कि जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में आपकी बड़ी भूमिका रहती है। जिला पंचायत अध्यक्ष की भूमिका में मैं कभी अपने को पेश ही नहीं किया, न मैंने सोचा, क्योंकि मैं एक सामान्य से गरीब परिवार से बिलोंग करता था और जिला पंचायत सदस्य का लगातार चुनाव जीतते हुए अपने जिला पंचायत के उस अध्यक्ष प्रत्याशी के साथ समर्पित भाव से उनके साथ कंधा मिलाकर के ईमानदारी से रहा करता था। और पूरे जनपद में मुझे कोई भी माई का लाल इस बात के लिए आरोप नहीं लगा पाया कि जिला पंचायत ऐसे महत्वपूर्ण चुनाव में जहां पे तमाम लालच प्रलोभन की बात किया करते हैं, चलता है जिला पंचायत, लेकिन तो बहुत पैसा आपकी सफाई के ऊपर कोई भी आक्षेप आरोप आज तक नहीं लगा। और इस बात के लिए पूरे जिले में जो ना है मेरा नाम उदाहरण के तौर पर लिया जाता है। अच्छा नेताजी, एक बात बताइए, आप किसान भी हैं, किसानों की आज क्या समस्या है जो आप देखते हैं? किसानों की समस्या सबसे बड़ी मैं जो महसूस करता हूं, क्योंकि मैं शुद्ध रूप से किसान हूं, खेत मेड़ पे आज भी जाता हूं। किसान देश की आजादी के बाद चाहे जो भी देश में सरकार रही, दुर्भाग्य से आज तक इस देश के अंदर किसानों की कोई कृषि नीति नहीं लागू हो पाई। जब तक कृषि आयोग का गठन नहीं होगा इस देश के अंदर, किसान नीति का निर्धारण नहीं होगा, तब तक किसानों का भला होने वाला नहीं। लंबी बात कोई भी करे चुनाव के समय, परंतु चुनाव के बाद, सरकार बनने के बाद किसानों की ख्याल करने के लिए कोई खाली नहीं है। और किसान आज उसी बदहाली हालत में जी रहा है जो जैसे जीता है। तो किसानों की आवाज को समाजवादी पार्टी कितना उठाती है? इसकी तो सरकार नहीं है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी हमेशा किसानों की बात बुलंदियों के साथ उठाए हैं। और लोकसभा के अंदर भी किसान नीति लागू करने के लिए माननीय नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव जी और माननीय अखिलेश यादव जी लगातार लोकसभा के अंदर किसान नीति लागू करने की बात कहते रहे हैं। और प्रदेश में उनकी सरकार जब थी तो उन्होंने काफी सहूलियतें किसानों के लिए किया। अभी भारतीय जनता पार्टी ने कल जो है किसानों के लिए बड़ी सहूलियत, बड़ी घोषणा की है और उसने कहा है कि किसानों को जो है 1.5 गुना ज्यादा लागत से जो है मूल्य मिलेगा। आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी किसानों के लिए कुछ कर रही है? हमने जो महसूस किया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों के लिए लंबी बात करती है, लेकिन जमीन पे उतरती नहीं है। कल जो किसानों की बात किया उसको आज भी मैंने समाचार पत्र के माध्यम से अध्ययन किया। सिर्फ आगामी जो हमारी फसल आएगी धान की,
जौ की, मक्का की, उसमें उन्होंने 50 रुपए प्रति कुंतल की बढ़ोतरी का ऐलान किया। अब आप समझिए, 1.5 गुना दाम बात बताएंगे 1.5 गुना, यानी अगर 1500 रुपए कुंतल धान बिकता था तो 50 रुपया और महंगा मिलेगा और महंगा बिकेगा। यही कल की घोषणा का अंतर है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार लंबी बात करती है, जमीन पे उतारती नहीं। गरीबों के लिए भी उन्होंने जो उनका पैकेज आया है, 20 लाख करोड़ का पैकेज आया है, उस पैकेज में मैंने जो महसूस किया, जो हमारा गरीब मजदूर है, किसान है, फुटपाथ पे काम करने वाला है, उसके लिए उन्होंने कर्जा देने की बात करी। अब आप कल्पना करिए, वो 10-20 हजार उसको अगर किसी तरह मिल जाए तो उसकी रोजी रोटी बढ़ जाए, परिवार उसका पालने की स्थिति में आ जाए। लेकिन उसको 10,000 20,000 की कर्जे की बात सरकार करती है, बाद में वापस करना है, बाद में उसको वापस करना है। तो इसमें कौन सा उस गरीब का भला होने वाला है? आपको लगता है कि ये कोरोना महामारी जो पूरी दुनिया में फैली है, इसको लेकर के भारत सरकार के द्वारा उठाए गए कदम या उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उठाए गए कदम का ही जो नतीजा है कि यहाँ पर कम फैल पाया और भारत बच गया? नहीं, इस बात से मैं नहीं सहमत हूँ। कोरोना महामारी निश्चित रूप से गंभीर बीमारी है, इसको लेकर हम सबको लड़ना है, सब लोग लड़े तभी उस पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। भारत सरकार ने जो प्रथम लॉकडाउन किया, फर्स्ट लॉकडाउन को मैं काबिले गौर मानता हूँ। उस समय उस समय की स्थिति ये थी कि प्रथम लॉकडाउन इस देश में लगा कि लॉकडाउन है, और उस समय बीमारी का कोई आंकड़ा 700-800 था। हाँ, कोई आंकड़ा मैंने आप कह लीजिए देखने को नहीं मिला। लेकिन आज जब हम दुनिया में 7वें-8वें स्टेज पे आ गए हैं, तो लॉकडाउन का कोई मतलब नहीं, और क्वारंटाइन और बीमारी की व्यवस्था को लेकर कोई जमीन पे नहीं, ये आज देखने को मिल रहा है। तो ये दुख है हम लोगों को। आज मुझे इस बात को कहने में नहीं, चाहे वो हॉट स्पॉट से, चाहे मुंबई से कोई हमारा मजदूर आ रहा हो, चाहे अहमदाबाद और गुजरात से कोई आ रहा हो, उसको सेल्फ क्वारंटाइन की बात सरकार करती है। आप कल्पना करिए, कोई व्यक्ति अपने घर में आएगा, परिवार में आएगा, तो क्या वो शुद्ध रूप से सेल्फ क्वारंटाइन कर सकता है? अपने ही परिवार में कैसे? और वो एक मजदूर, आप किसी और बड़े स्तर के आदमी के यहाँ तो संभव नहीं, उसके पास कमरे ना हो, वही बात स्पष्ट कर रहा हूँ कि किसी बड़े आदमी के यहाँ तो अलग फ्लैट रहते हैं, लैट्रिन बाथरूम अटैच रहते हैं, सारी चीजें अलग रहती हैं। लेकिन गांव में गरीब परिवार के लिए तो आदमी झुग्गी है, झोपड़ी है, कोई कमरे नहीं है, कोई लैट्रिन बाथरूम नहीं है, कोई अलग। होम क्वारंटाइन कैसे? होम क्वारंटाइन कैसे हो रह सकता है? और सरकार होम क्वारंटाइन की बात करती है, तो बीमारी इससे बढ़ेगी कि बीमारी कहीं रुकेगी? चलिए हम लोग कुछ राजनीति पे बात कर लेते हैं। आपको क्या लगता है, 3 साल से ज्यादा का समय भारतीय जनता पार्टी का बीत चुका है, इस दौरान इनके कार्यकाल से आप कितना संतुष्ट हैं? नहीं, पूरी तरह से, खास तौर से उत्तर प्रदेश की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, वो हर मोर्चे पे पूरी तरह से फेल है। किसी तरह का वो काम जमीन पे उतार के नहीं दिखा पाए। आज अगर गरीबों के लिए, कमजोरों के लिए कोई काम अगर कोई आ रहा है, तो माननीय अखिलेश यादव जी की पिछली सरकार के चलाए गए कार्यक्रम ही आ रहे हैं। चाहे वो 108 एम्बुलेंस हो, चाहे 100 नंबर का जो पुलिस सहायता केंद्र है, जिसका नाम आज 112 कर दिया गया है, हो रहा है। आज ये 2 आइटम तो हर जगह काम आ रहा है, हर व्यक्ति के लिए, चाहे वो राजा हो चाहे रंक हो, हर व्यक्ति को दुर्घटना में काम आ रहा है। किसी गरीब आदमी के साथ अन्याय हो रहा है तो पुलिस को बुलाती है, तो 100 नंबर डाल करके उसमें वो राहत पाती। तो ये जमीनी चीज उन्होंने किया हुआ रहा है। पेंशन उन्होंने सबको देने का काम किया, नाम बदल के, चाहे आज कोई पेंशन दे रहा हो, लेकिन पेंशन तो माननीय अखिलेश यादव जी ने हर गांव में जो है उन्होंने देने का, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर 60 लाख लोगों को पेंशन देने का काम किया। ये बहुत बड़ा जमीनी काम किया। मतलब आप कहना चाहते हैं कि प्रदेश सरकार जो है वो हर मोर्चे पे चल रही है सपा के बल पर? बिल्कुल, समाजवादी पार्टी की सरकार की तुलना में आज की भारतीय जनता पार्टी की, माननीय योगी जी की सरकार हर मोर्चे पे तो फेल है, और खास तौर से
कानून व्यवस्था के नाम पर तो पूरी तरह फेल है। लगता ही नहीं कि उत्तर प्रदेश के अंदर कोई कानून की राज है, न कानून का राज। अभी केंद्र सरकार का भी 1 साल पूरा हुआ है, मोदी सरकार का भी 1 साल पूरा हुआ है। दूधनाथ पटेल एक नेता के रूप में उसका कैसे देखना चाहिए? देखिए, माननीय मोदी जी तो वो देश चला रहे हैं और देश वो भावनात्मक मुद्दे को हाईलाइट करते हैं जब भी उनको आवश्यकता होती है। वो कहीं न कहीं कुछ भावनात्मक मुद्दे को हाईलाइट करते हैं और उसमें देश के लोगों को अपने भावना के साथ जोड़ के वो अपनी मजबूती पा लेते हैं, सरकार बना लेते हैं। इसी पे वो केंद्र सरकार को चला रहे हैं। इससे ज्यादा बहुत उनके बारे में। अच्छा नेता जी, एक चीज और बताइए, आप तो समाजवादी पार्टी में हैं, पहले आप बसपा में भी थे। सपा बसपा का गठबंधन जब हुआ था तो आप सपा के भी करीब थे, बसपा के भी करीब, कब आप बसपा में ही थे। आप ये बताइए, ये गठबंधन जो फेल हुआ, आगे जो है क्या भारतीय जनता पार्टी को कैसे जो है टक्कर देंगे अलग अलग सपा और बसपा, जबकि लोकसभा में इस तरह फेल हो गया? गठबंधन जो फेल हुआ, इस पर हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी के द्वारा नहीं फेल हुआ। वो बड़े सम्मान से बहन जी का वो सम्मान किया, गठबंधन का सम्मान किया और आज तक गठबंधन अलग होने के बावजूद भी उन्होंने कोई कमेंट नहीं किया। लेकिन आगामी जो 2022 का चुनाव होगा, हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी अपने अकेले दम पर सरकार बनाएंगे, अपने अकेले दम पर उत्तर प्रदेश में पूरे मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। ये उनका साथ। मतलब अब गठबंधन नहीं हो, कोई गठबंधन के उपक्ष में। अच्छा नेता जी, एक चीज और बताइए, ये गठबंधन फेल क्यों हुआ? आप जमीनी नेता है, आपको कुछ विश्लेषण कर सकते हैं। सपा वालों ने बसपा को वोटिंग किया, बसपा वालों ने सपा को वोटिंग नहीं, वोटिंग किया जो ना है, लेकिन जिस अनुपात में और जिस भावना में वोटिंग होनी चाहिए थी दोनों दलों की, वो नहीं हुआ। प्रत्याशी चयन नहीं मैटर था कि प्रत्याशी गलत, प्रत्याशी चयन का मैटर हम उस तरह से नहीं मानते हैं, लेकिन उस अनुपात में वो ट्रांसफर नहीं हुए बहुजन समाज पार्टी का कहीं न कहीं। और एक सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि कहीं न कहीं दोनों दल के लोगों में ओवर कॉन्फिडेंस की फीलिंग कुछ ज्यादा दिखी। अच्छा, उन्होंने मेहनत नहीं किया लोगों ने। ओवर कॉन्फिडेंस हर व्यक्ति को कहीं न कहीं नुकसान करता है, वो हम लोग उसको महसूस कर रहे थे। ओवर कॉन्फिडेंस से ही गठबंधन गायब हो गया, मतलब इतनी सीटें नहीं था। अच्छा नेता जी, एक चीज और आगे बताइए, आप तो बड़े अनुभवी नेता हैं। 2022 में आपको क्या लगता है, भाजपा को कौन टक्कर देगा, सपा देगी या बसपा देगी? 2022 में समाजवादी पार्टी से सीधी टक्कर होगी और टक्कर ही नहीं, पूरे मजबूती से समाजवादी पार्टी मेजॉरिटी में उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी। ये बात आज गांव में आम जो मजलूम गरीब किसान और जो अदर्स बैकवर्ड शेड्यूल का सारे लोगों का ये कहना है कि माननीय अखिलेश यादव जी ही इससे बेहतर सरकार दे पाएंगे, इसलिए उनके प्रति जो है लोगों की भावना। अच्छा, कहा जाता है कि दूधनाथ पटेल इंजीनियर सरोज के गुड बुक में है या इंजीनियर सरोज के बड़े खास हैं। इंजीनियर सरोज में तो इलाहाबाद से लगभग दर्जनों नेताओं को, दर्जन क्या कई दर्जन नेताओं को जो है समाजवादी पार्टी वो हमारे नेता हैं। तो आप किसके मतलब गुट में है, सरोज जी के? आपने अलग हम बता रहे हैं, माननीय सरोज जी हमारे नेता हैं। हम उनके नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी में भी काम करते थे, उनके साथ बहुजन समाज पार्टी से अलग होकर समाजवादी पार्टी में गए हैं, तो उनके साथ हम काम कर रहे हैं, उनका सम्मान करते हैं। वो हमारे नेता हैं, उनके हर निर्णय में, उनके हर निर्देश में हम काम करते हैं, उनका हर सुझाव, हर निर्देश हमें। आप ये बताइए, आप जिला पंचायत सदस्य रहे हैं, आपकी ये भावना नहीं हुई कि आपको विधायक भी बनना चाहिए, विधानसभा लड़ेंगे? समाजवादी पार्टी वाले के बाद आप सोच रहे हैं कि बार विधानसभा होना चाहिए? समय हर चीज का होता है तिवारी जी, और आज मैं भी महसूस करता हूं कि हम लोग भी 55 के पास में पहुंचे हैं, तो 4 बार 5 बार जिला पंचायत चुनाव लड़ चुके हैं। तो अब हमें जो है कहीं कहीं स्टेप बढ़ाना चाहिए जनता की भावना को देखते हुए। लेकिन कोई जरूरी नहीं, मेरा ये एक साफ स्पष्ट कहना है कि पार्टी नेतृत्व के निर्णय को हम स्वीकार करेंगे। पार्टी मुझे ऐसे कार्यकर्ता को अगर इस लायक समझेगी तो चुनाव लड़ाएगी, तो निश्चित रूप से रिजल्ट देने का काम करूंगी।
अरे तो हम आपसे तो ये भी जानना चाहेंगे कि जैसे मान लिया समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी फाफा में विधानसभा से आपकी दावेदारी की है, वहाँ से मनोज पांडे जी भी दावेदार हैं, पूर्व विधायक अवसाद साहब भी दावेदार हैं, वो तो विधायक ही रहे हैं, और दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी रही है, दूधनाथ पटेल जी भी दावेदार हैं, कहीं न कहीं से चुनाव रिजर्व हो गया इसलिए हीरामणि पटेल भी दावेदार हैं। इतने दावेदारी में किसी एक आदमी को जब टिकट मिलेगा तो एक आदमी के पीछे सारे नेता काम करेंगे, सब लोग काम करेंगे। समाजवादी पार्टी के कल्चर में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कार्यकर्ता की सोच का व्यक्ति होगा, जो कार्यकर्ता की सोच का व्यक्ति होगा, जो टिकट की सोच रखता होगा, दावेदारी करता होगा, वो जरूर वो उसी मनोभावना के साथ लगेगा। चूंकि उसको सरोज जी में विश्वास है, उसको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में विश्वास है कि सरकार बनेगी, उसका भी सम्मान होगा, सारी कार्यकर्ताओं को सम्मान। अच्छा नेता जी, एक चीज और बताइए, आपको तो बसपा वाले भी मिस करते होंगे, अगर बाई चांस बहुजन समाज पार्टी से टिकट लेने का मौका मिले तो क्या दूधनाथ पटेल? हम समाजवादी पार्टी में ही अब अंतिम सांस लेना चाहते हैं, वहीं में ही सब कुछ अपना समाप्त करना चाहते हैं, ये हमारा उद्देश्य बना है। मैं समाजवादी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव के साथ बहुत प्रसन्नता के साथ काम कर रहा हूँ। मैं उनके नेतृत्व में इतना प्रसन्न हूँ, इतना मुझे अच्छा नहीं, आपने ये सही कहा, ये तो नेताओं का एक पॉलिटिकल वक्तव्य होता है कि मैं उसी पार्टी में अंतिम सांस लेना चाहता हूँ, ठीक है। अगर मान लिया इंद्रजीत सरोज जी सपा छोड़ दिए तो क्या दूधनाथ पटेल फिर भी सपा में रहेंगे? इंद्रजीत सरोज जी के ही लगभग बात को मैं मिला के कह रहा हूँ कि माननीय सरोज साहब जो हमारे नेता हैं, उन्होंने ही इस बात को कहीं न कहीं प्रतिबद्धता के साथ हम सब ऐसे कार्यकर्ताओं के बीच में रखा है, तो उसको मैं भी एक कार्यकर्ता के हिस्से से रख रहा हूँ। चलिए, अच्छा है। आप फाफा विधानसभा के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, कोरोना को लेकर भी और आगामी चुनाव को लेकर भी? फाफा मऊ विधानसभा के लोगों का मैं तहे दिल से सम्मान करता हूं, और आने वाले समय में सबसे पहले मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ रहें, आनंद से रहें, और इस कोरोना ऐसी महामारी से वो पूरी तरह से निजात पाएं, उस पर विजय प्राप्त करें। रही विधानसभा चुनाव की बात है तो राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्णय होगा, यदि मेरे ऐसे कार्यकर्ता के पक्ष में तो निश्चित रूप से पूरे फाफा मऊ विधानसभा के सभी जाति धर्म मजहब के लोग दूधनाथ पटेल ऐसे कार्यकर्ता के लिए अपना शुभ आशीर्वाद सहयोग देने के लिए वो कटिबद्ध हैं, ऐसा मेरा मानना है। नेताजी, आप हमारे टॉक में भाग लिए, इसलिए आपको भोजन करने बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने देखा हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता दूधनाथ पटेल जी थे। दूधनाथ पटेल बहुत पुराने समाजवादी विचार के नेता हैं, और आपका कहना है कि यदि पार्टी ने मौका दिया तो फाफा मऊ से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अगर पार्टी ने किसी को भी उतारा तो वो उसका पूरा सहयोग करेंगे। हम आगे भी आपको तमाम प्रयागराज के नेताओं से मुलाकात